नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की चर्चा कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम देख चुके हैं। पार्ट 1 के अंतर्गत हमने भूमिका, न्याय का अर्थ और वितरणात्मक न्याय पढ़ा है और पार्ट 2 में हमने जॉन रॉल्स का वितरणात्मक न्याय का अध्ययन अच्छे से कर लिया है। थर्ड पार्ट में हम इसका मूल्यांकन और निष्कर्ष डिस्कस करेंगे। अगर आपको जॉन रॉल्स के क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आपको ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ज़रूर देखना चाहिए। आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको ये टॉपिक कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस चैनल पर बेस्ट आंसर्स मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DU, इग्नू, जामिया और JNU के लिए। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें, आपके एग्ज़ाम में ये टॉपिक ज़रूर आएगा। इसके साथ साथ अगर आपको लेटेस्ट जानकारी चाहिए और कौन सी वीडियोस हमारे चैनल पर आने वाली है इसका लिंक चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इंस्टा मोजो के लिंक पर क्लिक करके आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितना आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना मैं मोटिवेट होंगी और आपके लिए ऐसे ही न्यू वीडियोस लाती रहूँगी टाइम टू टाइम। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम पार्ट 1 के अंतर्गत ये पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 के अंतर्गत हम जॉन रॉल्स का पूरा न्याय सिद्धांत पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम इसका मूल्यांकन और निष्कर्ष को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा लेंदी था इसलिए इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना मूल्यांकन। रॉल्स के न्याय सिद्धांत की समाजवादी और मार्क्सवादियों ने अपने अपने ढंग से आलोचना की है कि जो रॉल्स का न्याय सिद्धांत है इसकी समाजवादी और मार्क्सवादियों ने अपने अपने ढंग से आलोचना की है। इस सिद्धांत की आलोचना उन उदारवादियों ने भी की है जो आज भी अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते हैं, अर्थात अहस्तक्षेप नीति को मानते हैं कि राज्य जो है हस्तक्षेप ना करें। ब्रायन बेरी ने कहा है किसी भी समाज में सबसे कम सुविधा प्राप्त व्यक्तियों तथा समूहों की पहचान करना कठिन है। मार्क्सवादियों में मिल्टन फिस्क और रिचर्ड मिलर के नाम उल्लेखनीय हैं। जॉन रॉल्स के सिद्धांतों की इन्होंने यह कमियां गिनाई हैं। जो मार्क्सवादी हैं मिल्टन फिस्क और रिचर्ड मिलर, इनके नाम भी उल्लेखनीय हैं। इन्होंने भी जॉन रॉल्स के सिद्धांत की आलोचना की है। रॉल्स पूंजीपतियों के विशेष अधिकारों के संरक्षक हैं। इनके अनुसार जो रॉल्स है वह पूंजीपतियों के विशेष अधिकारों के संरक्षक है। पूंजीपति को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उसने राज्य के वर्गीय स्वरूप को नकारने की कोशिश की है। मार्क्सवादियों के अनुसार इन्होंने राज्य के जो वर्गीय स्वरूप है इसे भी नकारने की कोशिश करी है। थर्ड पॉइंट है वह बहुत ही आसानी से इस बात को स्वीकार कर लेता है कि पूंजीपति स्वार्थ भावना से ऊपर उठ सकते हैं। रॉल्स बहुत ही आसानी से यह भी स्वीकार करते हैं कि पूंजीपति स्वार्थ भावना से ऊपर उठ सकते हैं, यह भी इनकी आलोचना की गई है। फोर्थ पॉइंट है समाज का वर्तमान वर्गीय ढांचा संघर्ष के बिना बदल नहीं सकता। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष पर बल देते हैं, तो वह कहते हैं कि समाज का जो वर्तमान ढांचा है, अमीर गरीब के बीच जो भेद है वह सिर्फ वर्गीय संघर्ष के द्वारा ही बदला जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, उदारवादियों ने भी रॉल्स के सिद्धांत को पूर्णतः बुद्धिसंगत और वैज्ञानिक नहीं माना। अर्थात रॉल्स जो थे उदारवादी थे, बट फिर भी उदारवादियों ने भी रॉल्स के सिद्धांत को पूर्ण रूप से बुद्धिसंगत और वैज्ञानिक नहीं माना है। उन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को एकमात्र परिकल्पना कहा है कि जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है ये एक परिकल्पना है, इमेजिनरी वर्ल्ड की बात की गई है इसमें। सिक्स पॉइंट है हमारा, अज्ञान के पर्दे वाला सिद्धांत भी तर्क संगत नहीं है। अर्थात रॉल्स ने अज्ञान के पर्दे की बात की है जिसमें प्राकृतिक अवस्था की बात की गई है, यह सब भी जो है तर्क संगत नहीं है। सेवंथ पॉइंट है हमारा, उदारवादियों की शिकायत है कि रॉल्स ने सिर्फ आय के पुनर्वितरण की बात की है, अर्थात आय को बराबर बांटने की बात की गई है समाज में। उसने अन्य स्रोतों, राजनीतिक शक्ति, राज्य सत्ता के संगठन और वितरण की कोई चर्चा नहीं की है। पर उसने जो राजनीतिक शक्ति है और राज्य सत्ता संगठन है और वितरण की कोई चर्चा नहीं करी है। यह भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक व्यक्ति के विकास के लिए। अब हम पढ़ते हैं इसका निष्कर्ष। मार्क्सवादियों का राज्य संस्था को देखने का अपना एक खास नज़रिया है। जो मार्क्सवादी हैं वह राज्य संस्था को अपने एक खास नज़रिए से देखते हैं। उनकी सभी बातों से सहमत होना संभव नहीं है।
रॉल्स का मूल्यांकन करते समय हमें 3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जब हम रॉल्स के सिद्धांत का मूल्यांकन करते हैं तो हमें 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रथम, जॉन रॉल्स यथापूर्व स्थिति का समर्थक नहीं है, अर्थात जैसी स्थिति है उसी स्थिति का वह समर्थक नहीं है। वह सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन चाहता है। वह क्या चाहता है कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो। वह चाहता है कि आर्थिक विषमताएं मिट जाएं। जो समाज में आर्थिक विषमताएं विद्यमान हैं वह समाप्त हो, रोजगार के अवसरों का विस्तार हो तथा आम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा व सांस्कृतिक विकास का अवसर मिले। जो आम लोग हैं उन्हें भी शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और सांस्कृतिक विकास का अवसर प्राप्त हो। दूसरा, वह एक ऐसी व्यवस्था का समर्थन करता है जो पूंजीवादी होते हुए भी समाज के आदर्श से लिप्त हो। तीसरा, रॉल्स संवैधानिक लोकतंत्र का बहुत बड़ा पक्ष है। वह संवैधानिक लोकतंत्र में विश्वास रखता है और संवैधानिक लोकतंत्र का पक्षधर है। रॉल्स की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि उसने न्याय के एक ऐसे सिद्धांत की रचना की जो उदारवाद और लोकतंत्र के आदर्श से मेल खाता हो, अर्थात समाज में आय का पुनर्वितरण हो, समाज के दीनहीन वर्गों को भी आय का लाभ प्राप्त हो। यह सब जो है उदार और लोकतंत्र के आदर्शों से मेल खाता है। ठीक है, ये टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। आप इस वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2 और ये वीडियो का पार्ट 3 है, आप ज़रूर देखें, तभी आप जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और इन वीडियोस के बाद आपको कहीं पे भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।